नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आपके लिए जो लूसेंट सामान्य ज्ञान का एग्ज़ाम का बूस्टर डोज चलाया जा रहा था, जो कि आपका बीपीएससी ग्रुप डी या आपके आने वाले वनडे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। इस किताब के माध्यम से हम आपको वो सभी छोटे छोटे पॉइंट को समझाते हुए और बारीकी से उस पर डिटेल चर्चा करते हुए आपको ये क्लास कराया जा रहा है। इस वीडियो में आज की क्लास में हम लोग भौतिकी पढ़ेंगे, यानी कि फिजिक्स पढ़ेंगे। और फिजिक्स में भी आपका 4 से 5 क्लास ऑलरेडी पीछे करा दिए गए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेंगे। आज का जो क्लास रहेगा वो रहेगा हमारा छठा नंबर चैप्टर से, यानी कि प्लवन से। 5 नंबर चैप्टर हम लोगों का पिछले क्लास तक कंप्लीट हो गया है, आप उसे ज़रूर देख लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि लूसेंट जी के बुक से वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका कंटिन्यू चल रहा है, भारत का ज्योग्राफी आपका समाप्त कर दिया गया है, बायोलॉजी आपका समाप्त कर दिया गया है और कुछ पार्ट इकोनॉमिक्स का भी समाप्त कर दिया गया है। तो उम्मीद करेंगे आप वो सभी वीडियो ज़रूर देखेंगे। और एक बात और, आपने बहुत बार लूसेंट पढ़ा होगा या फिर पढ़ रहे होंगे, मगर हम आपसे कहेंगे कि अगर आपके पास कोई पहचान के यार दोस्त कोई जो एकदम फ्रेशर हैं और पहली बार इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर प्रेफर किया कीजिए, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। उम्मीद करेंगे आप ऐसा ज़रूर करेंगे और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए आज की क्लास में। हाँ, चलिए निकाल लीजिएगा सारे लोग। 6 नंबर चैप्टर है प्लवन। कल हम लोग दाब तक पढ़ लिए थे। जल्दी से हमको 2-4 को क्वेश्चन बता दीजिए कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है। एक बार बराबर कितना वायुमंडलीय दाब? 10 पर पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब को हम किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरेगा तो क्या होगा? आंधी तूफान। ये बताइएगा कि धीरे गिरेगा तो सर बारिश, और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ। मौसम साफ, ठीक है। ये बताएंगे कि विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम या अधिकतम? विषुवत रेखा पर न्यूनतम। हाँ, और जी का मान अधिकतम किस पर होता है, महत्तम? ध्रुव पर। हाँ, घूर्णन गति घटाने पर जी का मान क्या होगा? पे बढ़ता है सर, और बढ़ने पे घट जाता है। हाँ, पृथ्वी के घूर्णन गति को घटाते हैं तो जी का मान बढ़ जाता है, और घूर्णन गति बढ़ाते हैं तो जी का मान कम जाता है। हाँ, पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या होता है? घटेगा सर। घटेगा। चलिए ये बताइएगा कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग कैसा होता है, नियत रहता है, बढ़ता है, घटता है? नियत रहता है सर, नियत रहता है। चलिए ये बताएंगे कि उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। हाँ, द्रव्यमान कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, उस पर कोई भी चीज़ निर्भर नहीं करता है। ये बताएंगे कि पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह की कक्षीय चाल जो होता है वो कितना होता है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये बताएंगे कि अगर जब कोई लिफ्ट है एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगा तो पिंड का भार क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। नहीं, शून्य नहीं उसको बोलेंगे, अपरिवर्तित बोलेंगे। शून्य और अपरिवर्तन में बहुत अंतर है, ठीक है। जब भी कोई पिंड जो है लिफ्ट जो है ऊपर या नीचे जाएगा तो पिंड का भार अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहेगा। हाँ, मतलब नो चेंज होगा। और ये बताएंगे कि अगर डोरी टूट जाए नीचे उतरते समय, ठीक है, तो क्या होगा? भारहीनता। हाँ, अब इसमें शून्य हो जाएगा। जब लिफ्ट का डोरी टूट जाएगा तो क्या होगा? शून्य हो जाता है, ठीक ना। और ये बताइएगा कि अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है ना, और लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा तो आदमी क्या होगा?
ऊपरे जाके टकराएगा, सर छत से टकराएगा। टकरा जाएगा सर। हाँ, ये बताएंगे कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है, नहीं नहीं, लिफ्ट यदि नीचे उतर रहा हो और लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा तो ऊपर जाके टकराएंगे, ठीक है। और जब उतरते हैं, उतरते रहते हैं ना तब सुनिए। हम्म, चलिए आगे बताइएगा क्या कह रहे थे। यही हो जाता है सर। हम्म, टूटने पर भारहीनता होता है, टकराता नहीं है। कहाँ आप हैं? सबसे पहले अरे वो तो टकराना, टूटेगा तो वो व्यक्तिगत है चीज़, वो साइंस का उसमें वो नहीं है, लिफ्ट का भार से वो डिपेंड नहीं है। वो तो टूटेगा तो कोई भी आदमी चलते चलते गिर जाना वो अलग बात हो गया। लिफ्ट जब, ये ध्यान से समझिए, लिफ्ट जब नीचे आते समय टूटेगा ना, ठीक है, जब टूटता है नीचे, जब लिफ्ट जो है नीचे आते समय टूटता है तो क्या होता है, उसका पिंड जो होता है एकदम मुक्त हो जाता है सब कुछ से, और मुक्त होने के कारण सर पिंड फ्री का हो जाता भार जो होता है वो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, भारहीन हो जाता है। वही जो टकराने वाली बात है ना, टकराने के लिए हम कल क्या पढ़े थे, गुरुत्व पढ़े थे, ग्रेविटी। ग्रेविटी में हमने क्या बताया था कि ये पृथ्वी लगाता है। तो जब अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से, यानी कि पृथ्वी के खिंचाव से ज़्यादा अगर आपका खिंचाव हो जाएगा तो आप ऊपर की ओर ही जाइएगा ना। पृथ्वी क्या करता है, किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचता है, पृथ्वी का काम क्या है, नीचे की ओर खींचना। और जब अगर पृथ्वी से ज़्यादा अगर आप बलशाली हो जाइएगा तो आप ऊपर की ओर जाइएगा। जैसे कि हमारा पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, उतना स्पीड से फेंक देते तो पृथ्वी कुछ नहीं करता, ऊपर चला जाता। वही है कि जब लिफ्ट से हम जब नीचे उतरते हैं ना, और जब वजन जो है गुरुत्वीय त्वरण, वो पिंड का गुरुत्वीय त्वरण अगर अधिक हो जाता है तब हम ऊपर की ओर जाएंगे। और ऊपर की ओर जाने का मतलब है पिंड जो लिफ्ट होता है उसका ऊपर ढक्कन लगा होता है ना। अब ढक्कन लगा रहेगा तो हम ऊपर जाकर टकराएंगे। वही अगर मान लीजिए कि लिफ्ट का फट ऊपर, जाएगा सर। हाँ मान लीजिए लिफ्ट का ऊपर वाला खुलल है तो आप निकाल के ऊपर फेंका जाइएगा, सीधा सा बात वही है। चलिए ये हो गया यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक हम लोग कल पढ़ लिए थे। अब आइए तो प्लवन पे आते हैं। प्लवन से अब शुरुआत करेंगे। और ये सब चीज़ जो है प्लवन वगैरह वो बेसिक हल्का हल्का सा जानकारी लेने वाली चीज़ है, ज़्यादा इसमें कुछ विशेष उतना टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो टेंशन वाला है उसको हम दूर कर देंगे। देखिए सबसे पहले आता है उत्प्लावक बल। तो उत्प्लावक बल से सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई पिंड जो होता है ना द्रव में, जब उसको डुबाया जाता है तो उत्प्लावक बल जो है मुख्य रूप से पिंड के आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। आपको यही याद रखना। हम जो इससे बोल रहे हैं किताब की भाषा को अभी छोड़ दीजिए, हम एक बार पढ़ के आपको सुना देंगे, मन में संतुष्टि मिल जाएगा कि किताबों में इसे लिखल था। बाकी आप समझ लीजिए। उत्प्लावक बल के रूप में जब भी कोई द्रव में कोई पिंड डालिएगा ना, पिंड डुबाइएगा, तो उसमें होता क्या है कि आयतन और द्रव के घनत्व जो है ना उस पर निर्भर करता है उत्प्लावक बल के रूप में, ठीक ना। और यही होता यूँ है कि जब भी कोई पिंड द्रव में पूरा डुबाया जाता है ना तो उत्प्लावक बल का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है। कोई भी पिंड को आप पानी में डालिएगा तो क्या होता है, उसका उत्प्लावक बल जो होता है वो अधिक हो जाता है। मगर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो बायोनेंट फोर्स जो होता है, उत्प्लावक बल होता है, उसका मान ठोस वस्तु की प्रकृति और भार पर निर्भर नहीं करेगा। ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि वस्तु कैसा भी हो, उसका भार कैसा भी हो, उत्प्लावक बल का उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सब पर एक समान बल लगाता है। अब आपके किताब के अनुसार हम पढ़े तो क्या कहता है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। बायोनेंट फोर्स क्या है, किसी भी द्रव मतलब वस्तु को, कोई भी द्रव मतलब लिक्विड, ठीक है, कोई भी द्रव ऊपर की ओर फोर्स करेगा तब वह बल उत्प्लावक बल कहलाता है। और यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर काम करता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उत्प्लावक बल किस पर काम करता है, तो गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। और इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। उत्प्लावक बल का सिद्धांत कौन दिया है, तो आर्किमिडीज ने दिया।
कहता है उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। याद रख लीजिएगा, पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। इतना तक हम लोगों ने जान लिया था। अब आइए आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। हमारे लिए ये आखिरी लाइन ही इम्पोर्टेंट है। भार में जो कमी आती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आप एक पानी लीजिए, पानी छोड़िए, कुआं में जाइए, मतलब कुआं में जाइए नहीं, कुआं के पास जाइए, बाल्टी नीचे डालिए मतलब रस्सी बांध करके डालिए, ठीक है। बाल्टी को में पूरा पानी भरिए और बाल्टी को नीचे जाने दीजिए, रस्सी को पकड़े रहिएगा, हल्ले हल्ले से नीचे जाने दीजिए। जब तक पानी के अंदर बाल्टी है आप खींचेंगे तो आपको बाल्टी हल्का महसूस होगा, लगे तनी सा तो पानी है, खींचेंगे हल्का महसूस होता है। जैसे ही आप ऊपर खींचना शुरू करते हैं पानी की सतह से, जैसे बाल्टी ऊपर आता है वो बाल्टी आपको भारी लगने लगता है और भारी भी लगने लगता है और आपको ज़्यादा हार्ड लगने लगता है खींचने में। क्यों? क्योंकि उत्प्लावक बल वहाँ पर काम करना बंद कर दिया और वहाँ पर अब ग्रेविटी काम करना शुरू कर दिया। यही बात बताया कौन? आर्किमिडीज ने, कि कोई भी वस्तु किसी भी द्रव में ग्रेविटी सर नीचे खींचता है और हम लोग मतलब इसको ऊपर खींचते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा। तो वही हुआ उत्प्लावक बल। एक बार फिर से हाँ, कुआं में जाइए, समझा दीजिए। कुआं में जाइए, नहीं कुआं पर जाइए, ठीक है, कुआं पर जाइए, कुआं होगा ना घर में, मतलब गांव में, कुआं पे जाइए, रस्सी में बाल्टी बांधिए और उस बाल्टी को ले जा करके नीचे डुबाइए पानी में, ठीक है, पानी भर करके उसको नीचे ले जाइए और उसके बाद उस बाल्टी को खींचिए। जितना दूर पानी रहेगा ना बाल्टी आपको खींचने में आसानी बुझाएगा, लगा कि ये तो बहुत हल्का है। और जब आप पानी की सतह से बाल्टी ऊपर आ जाएगा तब आप खींचिएगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो वो क्या है, उत्प्लावक बल वहाँ पर काम करना बंद कर दिया क्योंकि पानी की सतह से बाहर आ गया और फिर उस पर गुरुत्व बल काम करना शुरू कर दिया। छोड़िए उसको भी छोड़िए। कभी अभी बरसात का मौसम है ना, नदी नाला पूरा खेत पूरा भरा हुआ होगा पानी से, देखे होंगे कि बहुत मोटा मोटा पेड़ का जो टहनी वगैरह होता है पूरा पेड़ वो दहाते हुए आ रहा है, बहते हुए, है ना। वो इतना आसानी से बहते आता है कि आप उसको पकड़ करके आप साइड करना चाहेंगे तो साइड हो जाएगा, वो पूरा पेड़ ही आप साइड करेंगे तो आसानी से वो साइड हो जाएगा, हाँ सर। ठीक ना। और जब वही पानी ना रहे, सूखी स्थान पर रहे, उसको आप हिला के देखेंगे तो आपका कुंभकर्ण भी नहीं हिला पाए, नहीं मिलेगा सर। है ना। तो वो क्या है, पानी पर जो है वो उत्प्लावक बल काम कर रहा था, छहला रहा था, इसलिए वो आसानी से तैर रहा था और आप उसको आसानी से एक ओर से दूसरे ओर लेके चले गए। जैसे हम बताते पिछले बरसात का, ठीक है, एगो ये हमारे तरफ नदी जो ये सरकार का नहीं आया है पक्की नदी नहर वाला योजना बिहार सरकार का, तो वो सभी नहर को पक्का कर रहा था। तो ताड़ का पेड़, बहुत सारा जंगल था तो सब जंगल काटा था, तो ताड़ का पेड़ ना बहुत बड़ा बड़ा सा आ रहा था। एक बार मछली मार रहे थे, मछली मारते हुए उस समय बहते हुए आ रहा था, तो एक भैया थे मतलब गांव के, वो क्या किए, वो ताड़ का पेड़ को ना आराम से गए और तैरते तैरते और उसको आराम से पानी से साइड करके लेकर आ गए किनारे में, ठीक ना, पानी में क्या किए, किनारे लेकर आ गए। मगर जब वो उसको ऊपर चढ़ाना था, ठीक है, जब उसको ऊपर चढ़ाना था तो उसमें हम लोग 8-10 आदमी लगे, फिर भी हालत खराब। वो अकेला आदमी एक किनारा से दूसरा किनारा लेके आ गए ऊपर चढ़ाना जब लाना था टीला पे तो 8-10 आदमी लगे, फिर भी हालत खराब। जैसे तैसे करके उसको चढ़ाए। इतना था, करीब 5 फीट का काटा हुआ, वो क्या बोलते हैं, छत ढालने के लिए नहीं होता, वैसा ही काट करके रखा हुआ था, उसके लिए था। उसको उठाया तो वो उतना आसानी से कैसे लेके आ गया, उत्प्लावक बल काम कर रहा था, आ गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत काम कर गया, काम हो गया। आइए अब आगे आइए। प्लवन का नियम क्या कहता है
कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करता है, यानी कि जितना वो तैरेगा ना उतने भार के बराबर जो भार है उतना ही भार के बराबर वो क्या करता है, द्रव को वहाँ से हटा देता है, यानी कि द्रव के जगह पर वो वस्तु आ जाता है, ठीक ना। इसलिए दूसरा क्या कहता है कि ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है, दोनों एक ही पॉइंट पर एक ही लाइन पर होता है, इसलिए ये लाना और तैरना आसान हो जाता है। बात समझ गए? तो ये दोनों पॉइंट याद रखिए। अब आता है डेंसिटी घनत्व। तो डेंसिटी क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन, और इसका एसआई मात्रक होता है किलोमीटर पर क्यूब, ठीक है, या तो फिर किलो पर मीटर क्यूब कह सकते हैं या किलोमीटर -3 कह सकते हैं, माइनस क्यूब कह सकते हैं। ये घनत्व है। एक होता है रिलेटिव डेंसिटी या विशिष्ट गुरुत्व, है ना, अपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व। अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, वस्तु का घनत्व बट्टा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। ये पॉइंट याद रखिएगा, बेहतरीन है, प्रश्न पूछा जाता है रिलेटिव डेंसिटी से, ठीक है। अपेक्षिक घनत्व, वस्तु का जो घनत्व दिया रहेगा आपको, ये न्यूमेरिकल के रूप में पूछता है, वस्तु का घनत्व दे देगा और फिर पूछेगा कि इसका अपेक्षिक घनत्व बताओ, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। और ध्यान दीजिएगा कि 4 ये नोट में दे रखा है कि जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि जो कुछ भी दिया रहेगा जल का घन वस्तु का घनत्व उसमें 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से हम डिवाइड कर देंगे, अपेक्षिक घनत्व हमारा निकल जाएगा। कहता है कि अपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक की सभी प्रणालियों में इसका मान समान होता है, यानी कि अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। कभी पूछ दे प्रश्न में कि निम्न में से अपेक्षिक घनत्व का मात्रक कौन सा है, तो खोजे न लगिएगा कि किलोमीटर क्यूब होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि मीटर पर सेकंड होता है, सीधे खोजिएगा अपेक्षिक घनत्व है, मतलब अपेक्षिक है, मतलब उससे कुछ अपेक्षा नहीं करना है, और जब अपेक्षा नहीं करेंगे यानी कि उसका कोई मात्रक नहीं है। कहता है अपेक्षिक घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर, हाइड्रो है नॉट हाइग्रो, ठीक है। हाइग्रो जब रहता है तब उससे हम आर्द्रता मापते हैं, जबकि हाइड्रो से हम घनत्व मापते हैं। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है, सबको पता है ना। समुद्र में जाइएगा तैरिएगा तो आसानी से तैर पाइएगा, नदियों में तैरिएगा तो ना तैर पाइएगा। कारण का है कि समुद्र का जल जो घनत्व है वो नॉर्मल पानी नदी तालाब से ज़्यादा होता है। फिर कहता है कि जब बर्फ समुद्र में पानी में तैरती है तो उसका आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, मतलब नीचवा में 10 ऊपरवा में 1। कभी कभी यही चीज़वा ना उल्टा करके पूछ देता है, तब वो हो जाता है 9/10, ठीक है। जब उल्टा करके पूछ देगा कि जब बर्फ जो है समुद्र के पानी में तैरती है तो यहाँ पर पूछ देता है ना कि पानी जो है समुद्र में तैरेगा तो उसका आयतन का क्या होगा, तो कभी कभी आपको ऑप्शन में एक 9/10 वाला मिलेगा, तो 1/10 नहीं देगा, 9/10 देगा, तो 9/10 मार दीजिएगा। अगर 1/10 9/10 देख दोनों रहेगा तो ऑप्शन क्वेश्चन को ध्यान से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा समझ के। आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर, मतलब 9 भाग नीचे 1 भाग ऊपर। अब क्या कहता है आगे कि किसी बर्तन में पानी भरा है, ठीक है, उस पर बर्फ तैर रहा है, वो बर्फ पिघलेगा, कोई परिवर्तन ना होगा, पनिया उतने के उतने रहेगा, काहे कि बर्फ के जितना मोटा सिल्ली उतने मोटा वो पानी ऑलरेडी हटा दिया रहता है, ठीक है, और वो उसके भार के अनुरूप ही रहता है, ठीक ना। जैसे हम लोग प्लवन के नियम में पहला पॉइंट पढ़े कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करता है, जितना उसका शेप रहेगा उतना ही पानी को विस्थापित कर देता है, जैसे जैसे वो पिघलता है पानी उसी अवस्था में बना रहता है। फिर कहता है कि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है और इसलिए अंडा जल्दी सीझता भी है, मतलब उबलता है, ठीक। फिर कहता है दूध की शुद्धता हम लैक्टोमीटर या दुग्ध मापी से मापते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा ये सब, यानी कि इसमें जितना एक का को पॉइंट दे था ना वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर का, बाकी कुछ नहीं। मित केंद्र यानी कि मेटा सेंटर, मेटा सेंटर क्या है, तो तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। तैरती हुई कोई वस्तु है
उसके द्वारा जो विस्थापित मतलब कि जो जल हटाएगा ना, जल हटाने के बाद जो गुरुत्व केंद्र है वही गुरुत्व केंद्र को हम उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। और उत्प्लावन केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे मित्र केंद्र कहते हैं, मित्र केंद्र कहते हैं, मेटा सेंटर। अरे कुछ होना है, दो गो वस्तु है, ठीक है, उत्प्लावन केंद्र उस पर लग रहा है, वही उत्प्लावन केंद्र को काटते हुए जो एक ऊर्ध्व रेखा है वो चला जाए नीचे गुरुत्व केंद्र की ओर और उसको भी काट देना, तो जो रेखा जहाँ से जैसे जैसे काटेगा ना जिस बिंदु पर, वही बिंदु उसका मित्र केंद्र कहलाता है। हमसे ये सब क्वेश्चन पूछता ना है, फालतू में देले है, मतलब पीएचडी करने के लिए है, वनडे एग्जाम के लिए नहीं है। आगे क्या कहता है, तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन की शर्त क्या क्या होनी चाहिए, मित्र केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होनी चाहिए, मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र से ऊपर होगा तभी तैरेगा, अगर नीचे रहेगा ना तो नहीं तैरिएगा। दूसरा का क्या कहता है कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्य का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। अगर आपको तैरना है तो तैरने के लिए आपका गुरुत्व केंद्र आज जो आप हटाइएगा ना पनिया को उसका गुरुत्व केंद्र, वो दोनों के बीच ना जो ऊर्ध्वाधर रेखा जो एगो लाइन बनेगा वो एक होना चाहिए, मतलब सीधा, मतलब सीधा सीधा तराजू, तराजू समझते हैं, एकदम बीचा बीच में खड़ा रहता है डंडी, ठीक ना। तो जब दोनों बीचा बीच रहेगा गुरुत्व केंद्र और उत्प्लावन केंद्र के बीच में जब सीधी रेखा बन जाएगी यानी कि मेटा सेंटर काम करेगा तभी आप तैर पाइएगा, ना तो ना तैरिएगा। अगर पैरवा दाने ज़्यादा कर दीजिएगा तो पैरवा दाने से गिर जाइएगा, मुड़िया ज़्यादा गोद दीजिएगा तो मुड़ी के सीधे मुड़ी बहाने अंदर, तो वैसे में नहीं तैर पाइएगा, ठीक है। यानी कि तैरने के लिए आपको क्या चाहिए, मेटा सेंटर और पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र, ये दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा एकदम बराबर बराबर। कैसे, तो ऊर्ध्वाधर रेखा के जैसे, तब आप तैरिएगा। यानी कि तैरेला सीखेला भी फिजिक्स की ज़रूरत है। अब आइए पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जरा बोलते हैं, देखिए क्या कहता है। नींद नहीं ना आ रहा सबको, हमारा पानियों ठंडा हो गया। नहीं सर। हाँ चलिए अब आइए ससंजक बल, कोहेसिव एडहेसिव, जैसे एगो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा, और बाकी चैप्टर में जो उदाहरण आएगा उससे प्रश्न पूछा जाता है। फिर भी आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है ससंजक बल कोहेसिव फोर्स, कहता है एक ही, देखिए कुछ होना है, एक लाइन में बता दें, जब समान वस्तु रहेगा ना, ठीक है, क्या समझ रहे हैं, जब समान पदार्थ रहेगा, समान अणु रहेगा, उसके बीच में आकर्षण होगा तो उसको ससंजक बल कहते हैं। और जब दोनों पदार्थ भिन्न भिन्न रहेगा, उसके अणु के बीच में कोई आकर्षण बल न लगेगा तो उसको हम असंजक बल कहते हैं। मतलब लगेगा तो विपरीत लगेगा आकर्षण बल, और जब दोनों साथ साथ लगेगा ना एक ही तरफ तो ससंजक बल, दूर दूर भगाएगा तो असंजक बल। क्या कहा, अब आपके किताबी लैंग्वेज पढ़ देते, क्या कहता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। और जो हमारे इम्पोर्टेंट याद करने वाला है वो क्या है कि ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं, ठीक ना। क्या कह रहा है कि ठोस में ससंजक बल का मान अधिक होता है, ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। और गैस में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, मतलब हमसे कभी प्रश्न ये पूछ दे कि निम्न में से किसका ससंजक बल कोहेसिव फोर्स अधिक है, तो जरूरी नहीं है कि ठोस द्रव गैस देगा, वजह पर ईटा पत्थर माद दूध गिलास कुछ दे सकता है, ठीक ना। तो ठोस के मतलब उसको कहते हैं जेकरा दबाने पर ना दब एकदम ठोस रहे, जैसे ईटा पत्थर, ये सब उतना तो जानबे करते हैं, पदार्थ के तीन अवस्था पढ़वे क्यों होंगे, ठीक ना।
तो ससंजक बल ठोस में ज़्यादा होगा, गैस में बिल्कुल नहीं होगा, मतलब तन्नी मनी होगा, और द्रव में यानी कि सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, और बाद गैस में। अब ये कहता है असंजक अधेसिव फोर्स। अब जब दो गो भिन्न पदार्थ के अणु है ओकर बीच में आकर्षण बल लगेगा भिन्न भिन्न पदार्थ के। जब पदार्थ एक ही गो रहेगा तो ससंजक, और जब पदार्थ दो गो रहेगा अलग अलग तो असंजक। ठीक है। और कहता है कि असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकता है। यह समझाने वाला चीज है। दो गो भिन्न भिन्न रहेगा तभी न चिपकेगा। तो दो गो वस्तु अलग अलग रहेगा तब एक दूसरे से चिपकेगा, और जब दोनों वस्तु एक सर ही रहेगा। मैग्नेट जो है तो वो असंजक है। मैग्नेट क्या करता है, दो को चिपकाता है ना, लोहा को चिपकाता है। मैग्नेट मैग्नेट अपने से कब चिपकता है, जब उत्तरी को दक्षिणी या दक्षिणी को उत्तरी ध्रुव से करते हैं तब। ठीक है। अरे छोड़िए ना, उतना काहे ले जा रहे हैं। लइकवा लइकिया के ले ना लीजिए, काम खत्म। जे हमारे आस पास है ओकरा से सोचिए ना। शादी ब्याह केरा से होता, लइकवा के लइकवा से शादी होता है, वो तो अलग बात है, का वो कर लेता है, वो सब एक्सेप्शनल है। हाँ सर शादी। है ना। लड़का लड़की के शादी होता है, लड़की के लड़का से शादी होता है, ना लड़का के लड़का से शादी होता है, ना लड़की के लड़की से शादी होता है। ठीक है। तो जब लड़का के लड़की से शादी होगा तो असंजक बल, और कहीं अगर लड़किया के लड़की से शादी हो जाए तो ससंजक बल। काम खत्म। हाँ सर समझ आ गया। हाँ, मतलब जब शादी होगा, ठीक है, या जिनका हो गया होगा, तो एक दूसरे को देख करके कहिएगा कि हमने दोनों के बीच में ना असंजक बल है। कैसा बल है, असंजक बल है। और जिनका नहीं हुआ है उनका भविष्य में होगा। वो सोचिएगा शादी के समय मड़वा पे बैठल रहिएगा, उस समय सोचिएगा क्यों तेरी हमने दोनों के शादी हो रहा है, मतलब असंजक बल लगेगा। बस सर शादी हो ही जाएगा तो क्या सोचने का क्या बात है। अच्छा, देखा देखी होगा, जाइए। आगे बढ़िए। ससंजक असंजक याद करे वाली चीज है, बताइए। जब दोनों एक समान रहेगा तो ससंजक, भिन्न भिन्न रहेगा तो असंजक। आप ना भुलाइएगा, आप भुलाइएगा तो हम क्या करेंगे। एरो से बेहतर एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं। आगे ये पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन क्या कहता है कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति। ये बड़ा बेहतरीन है। पृष्ठ टेंशन जो सरफेस टेंशन कहाँ प्राप्त होता है, जो द्रव जो है ना, कोई स्वतंत्र पृष्ठ है, उसका सरफेस है, उस पर कम से कम क्षेत्रफल, यानी कि कितनो चौड़ा हो, कितनो बड़ा हो, कितनो कुछ हो, सबसे कम जहाँ पर क्षेत्रफल प्राप्त होगा ना, है ना, वैसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, वहाँ पर एक तनाव पैदा होता है। उस जो सतह होता है, पृष्ठ जो होता है, उस पर एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, और वही तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव कहता है। एगो हम आप लोग को एग्जाम्पल दें। देखिए, रबड़ होगा आप लोग के पास, नहीं सुनिए ना, रबड़ होगा ना आप लोग के पास, जरा में चोटिया बांधते हैं, छोटी वाला, उसको पकड़ के खींचते उसको हैं तो छोड़ते हैं तो चोट लगता है। नहीं तो वो से अभी हमारा मतलब नहीं है। देखिए, जब रबड़वा को पकड़ के खींचिए, जिनकर जिनकर चोटी में लगल है खींचिए। अब के कर रबड़ कोई के रहबो नहीं करता, सब तो कुछ कल्चर कुछ लगाते रहते। ठीक है, रबड़ को पकड़ के इसे खींचिए, तो खींचिएगा ना तो देखिएगा कि बीचवा बीच में ना एकदम रबड़वा पतला होते जाएगा, पतला होगा। ठीक है, धीरे धीरे पतला होते जाता है। तो जो पतरका हो रहा है ना, वो क्षेत्रफल के अनुसार वहाँ पर एकदम सबसे कम लग रहा है। उस क्षेत्रफल के अनुसार वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है। टेंशन हो गया मतलब वो एकदम इतना टाइट हो गया है कि टूटेगा तो वज्जे से टूटेगा, टूटेगा था वज्जे से टूटेगा, यानी कि जहाँ पर एकदम पतला हो गया, तनाव ज़्यादा हो गया, तो उसी के तो सरफेस टेंशन कहते हैं। मतलब कम से कम क्षेत्रफल पर, पृष्ठ के कम से कम क्षेत्रफल पर लगने वाला जो तनाव होता है ना, प्रेशर होता है ना, वही तो हमारा सरफेस टेंशन है। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। वही कहा कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई l और f बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव बराबर T बराबर F बटा L होता है। फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। T यानी कि आपका सरफेस टेंशन T है, F आपका बल है, L आपका लंबाई है। काम खत्म। फिर कहता है
कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। याद कीजिए तो जरा, न्यूटन केकरो मात्रक था, केकर मात्रक था? न्यूटन न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर से न्यूटन केकर मात्रक? बल का मात्रक था ना। बोल कम आ 1 न्यूटन बराबर के गो डायनिया थी? 5 डायमीटर 10 टू द पावर 5 हाँ, 10 पर पावर 5 गो डाइन थी ना। आ 1 जूल बराबर के गो अर्ग था? 10 के पावर 7। 10 पे पावर 7 अर्ग था। हाँ ठीक है। और यहाँ पर अब क्या आ गया? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर है। ठीक ना। कहता है कि द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। क्या कह रहा है? कि द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर भी होता है। मतलब ई कहे छे कि कोई भी द्रव्य है उसके पृष्ठ मतलब सतह का जो क्षेत्रफल होगा ना, एकांक वृद्धि यानी कि हम उस पर कुछ भी वृद्धि करते हैं एक क्रमागत रूप से, तो जो उस पर द्रव्य पर जो काम होगा ना वो पृष्ठ तनाव के बराबर होगा। यानी कि जैसे जैसे उस पर हम तनाव एकांक रूप से यानी कि समान प्रेशर से जब हम उसको खींचेंगे तो वो क्या होगा? उसके पृष्ठ तनाव के बराबर होता जाएगा। और वही क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि हमको दो गो याद रखना है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, जबकि पृष्ठ तनाव का एक और मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। तो जरा याद कीजिए, 2-4 हजार साल पहले हम पढ़ाए थे कि जूल केकरो एसआई मात्रक होता है, केकर होता है? कार्य और ऊर्जा कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, है ना। तो जूल का एसआई मात्रक हो सॉरी तनाव पृष्ठ तनाव का मात्रक हो गया जूल पर मीटर स्क्वायर। अब कहता है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे को उल्टा चलेगा, वही बोलते हैं ना इंग्लिश में, उल्टा उल्टा भी ना बोलते हैं जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पता ना, हमरा नहीं पता। कहता है कि द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव कमेगा, मतलब द्रव को गर्म कीजिएगा तो उसका सरफेस टेंशन कम जाएगा, मतलब विपरीत संबंध है। और क्रांतिक कोण यानी कि क्रांतिक ताप का मान 0 हो जाता है। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है, इतना खाली याद रखिएगा। और क्रांतिक ताप जो होता है वो बिल्कुल 0 हो जाता है। और नोट में क्या लिखा है कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। घुलनशील नमक मतलब खाई पिए वाला जो नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसको मिलाइएगा ना तो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा केशिकत्व कैपिलरी वाला। ठीक है, केशिकत्व यानी केस नली। देखिए मेरा कुछ पढ़े उढ़ेंगे ना, ये वो नली होता है खोखला सा, ठीक है, जेकर जो रेडियस होता है ना बहुत कम होता है मगर एक बराबर होता है। ठीक। और केस नली क्या होता है कि इसमें ऊपर या नीचे द्रव दबाइएगा ना तो वो क्या होता है ऊपर की ओर मतलब जो लिक्विड होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर चढ़ता है। ठीक है। बाकी क्या कहता है वो हम समझा देते हैं, इसका एग्जाम्पल ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं इम्पोर्टेंट। क्या कहा कि एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केस नली कहलाता है। केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं, मतलब ऊपर जाएगा या नीचे आएगा तब। कहता है द्रव की केस नली में ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने के कारण ही द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है। फिर कहता है क्या कि किस सीमा तक द्रव केस नली में चढ़ता या उतरता है या केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। हमको ये चाहिए, हमको क्या चाहिए, कोई भी जो नली है लिक्विड है वो केस नली में कब कितना ऊपर चढ़ेगा
जो ट्यूब है उसके त्रिज्या, मतलब ट्यूब जो होता है गोल होता है ना, तो गोलाई पे निर्भर करेगा कि कितना मोटा है कितना पतला है, तब कितना चढ़ेगा। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है, सबको पता है। एगो पतला पाइप में पानी डालिए, एगो चौड़ा उससे थोड़ा मोटा वाला में डालिए, दबाइएगा तो पतारका वाला जल्दी से फुचुक से डाल चल जाएगा और चौड़ा वाला रहेगा उतना जल्दी। अरे होलिया के पिचकारियाँ नहीं देखे हैं जी? होली के पिचकारी का रहता है, पतला सा रहता है ना। छोड़िए ना, सैलून वगैरह गए होंगे ब्यूटी पार्लर में, तोरा में को पनिया जो मारता है फुचुर फुचुर, यस सर। वो वही ना रहता है। अब छोड़िए ना, और छोड़ दीजिए। अब सबके घर में हैंड वॉश होता है, वही डिटॉल वॉश कोची कोची के, और में एगो पैपा लगल रहता है। और वही छोड़िए, अभी बहुत सारा सैनिटाइजर आ गया वैसे दबावे वाला, वो सैनिटाइजर में पैपा देखिएगा नीचे पतला पाइप रहता है, तो वो से ना चढ़ता है उसका, काहे कि रेडियल जो होता है ना पतला पाइप रहता है, तो दबाते तो फुचुक से निकलता है, हथवा पे आ जाता है, तुरंत उसको लगा लेते हैं। तो वही तो है केस नली। समझते नहीं है आप लोग। हम चारों तरफ साइंस से घिरल हैं, कोई समझे ला रहे तब तो, है ना। अब आइए, अब कहता है कि सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केस नली के ऊपर चढ़ जाता है, जो द्रव कांच को नहीं भिगोता वह नीचे दब जाता है। ये एगो पॉइंट है, मजाक में न लेवल है रहा। कोई भी द्रव जो कांच को भिंगाएगा ना वही ऊपर चढ़ेगा, जो ना भिंगाएगा वो नहीं चढ़ेगा। जैसे पारा, पारा कांच को नहीं भिगाता है तो पारा जल्दी नहीं चढ़ता, केस नली से वो नहीं चढ़ता है, ठीक है। तो याद रखे वाली बात है। कहता है कि जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी का सतह केस नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, मतलब जो नीचे जो सटाते हैं ना वहाँ पर जो बनने वाला कोण होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, वो न्यून कोण होता है। याद रखिएगा, न्यून कोण कितना कहते हैं? 90 डिग्री से ज़्यादा या अधिक। मैथ में न्यून कोण कितना होता है? 90 डिग्री से कम होगा सर। हाँ, 90 से जो कम रहता है उसको न्यून कोण, 90 रहता है सम कोण, 90 से अधिक रहता है अधिक कोण। तनी मनी गणित हम जानते हैं। अधिक कोण। हाँ, तो ये हो गया। कहता है इसके विपरीत जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है, देखिए आ गया ना, पारे में डुबाया जाता है तो पारा केस नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केस नली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है, इसलिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है। अब ज़्यादा स्पर्श करेगा यानी कि चढ़वे नहीं करता है तो कोण अधिक बनेगा। अधिक कोण मतलब 180 डिग्री बना लेगा, 90 से ज़्यादा बना लेगा, ठीक ना, तो उसको कहते हैं अधिक कोण। तो याद रखने वाली बात हमको क्या है? हमको ये याद रखना है कथनात्मक सवाल पूछेगा, और ग्रुप डी में ये सब अभी खूब पूछ रहा है, दे देता है इसी एकदम इसी छाप देता है, ठीक है जी, कि जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी में ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केस नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसका स्पर्श कोण कैसा होगा? डिग्री में पूछ ले था, डिग्री में था 90 डिग्री, 45 डिग्री, 105 डिग्री और 180 डिग्री, ऐसे करके हमारे वाला जो 45 डिग्री के आसपास मारा होगा वो सही रह जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे पूछ रहा है। अब आइए केसिक तत्व का उदाहरण, इधर पर ढेर सारा उदाहरण है, ठीक है, हम जल्दी में पढ़ देते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सब को पता होगा। क्या है? ब्लॉटिंग पेपर, जो स्याहिया सोखता है उसको, वो भी केस नली पे काम करता है। लालटेन या जो ढिबरी होता है उसमें बत्ती में जो तेल चढ़ता है वो उसी से चढ़ता है। पेड़ पौधे में जो फ्लोएम जो जाल ला करके देता है वो उसी से चढ़ता है। कृत्रिम उपग्रह में जो कुछ भी जल जो रहता है वो भी उसी से चढ़ता है, मतलब केसिन तत्व से चढ़ता है। फिर वर्षा के समय में जो किसान का खेत जो होता है, मतलब खेतवा जो जोतवा करके रखता है, उसमें भी जो पानी जाता है केशिकत्व के कारण जाता है। हमारा पेन में जो आता है ये स्याही, वो केशिकत्व के कारण आता है। हमारा कॉफ़ी पाउडर जो जल में बहुत जल्दी घुलता है केशिकत्व के कारण होता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरने लगता है, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। फिर जो है आपका मतलब वो केशिकत्व वाला एक उदाहरण खत्म हो गया, ठीक है। नीचे निचल का वाला थोड़ा आराम से पढ़े पड़ेगा, हमको लगा केशिकत्व वाला। हाँ देखिए क्या कहा कि पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर तैराई जा सकती है। किसके कारण पतली सुई तैरता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। साबुन, डिटर्जेंट मतलब सरफ आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, पूछा जाता है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जो है जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, अतः वह मैल में गहराई तक चले जाता है जिससे कपड़ा साफ होता है।
कपड़ा साफ काहे होता है? क्योंकि जो सरफ और साबुन जो होता है ना, पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देता है। कहता है कपड़ा हमारा बहुत टेंशन दे रहा है, ठीक ना। तो ये सरफा कहता है तो तू काहे टेंशन ले रहा है, हम एकरे टेंशन कम कर देते, मतलब सरफेस टेंशन ही कम कर देते। ले तो काजी हो गया, कपड़ा चकाचक पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कौन कौन से सरफ का प्रचार है बताइए तो? किस सरफ का टैगलाइन है? घड़ी का टैगलाइन है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वो कुछ ही तो आता था, जया सुषमा और निरमा करके। दूध सी सफेदी निरमा से आए। हाँ तो ये हो गया। फिर कहता है कि साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। केकर मतलब साबुन रहे, सरफ रहे, कपड़ा धोवेला रहे, पानी में बुलबुला बने, साबुन घोलिएगा ना तो जल के ना पृष्ठ तनाव जो रहता ना वो कम जाता है। कम जाता है तो इसे वो फूलने लगता है। बात समझ गया? अरे देखिए बताते हैं। पूड़ी छाने आता है सबको? छोड़िए, रोटी छाने आता, रोटी बनाने आता होगा, बोलिए ना जी। रोटी रोटी बनाने आता है ना? रोटी बनाते होंगे, आटा जितना बढ़िया से गूंथते हैं वो आटा रोटियां उतने बढ़िया से फूलता है। अनुभव किए हैं? बोलिए ना। कोई नहीं किए अनुभव? छोड़िए। हाँ तो क्या कह रहे थे कि आटा को जितना गूंथ करके बनाते हैं रोटियां उतने फूलता है। ऊपर वाला देखते हैं फूलता है, काहे फूल जाता है? और इतना बढ़िया से हम लोग गोल गोल घुमा करके हल्का हल्का सेक देते हैं कि क्या होता है ऊपर से वो फूल जाता है। तो अगर क्या होता है पृष्ठ तनाव कम जाता है, और पृष्ठ तनाव कम जाता है तो रोटी फूल जाती है। पता नहीं। ठीक है, तो इसी पूड़ी बनाइएगा तो उस समय सोचिएगा मिलेगा पृष्ठ तनाव। आगे कहता है कि पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल मतलब किरासन तेल छिड़क देते तो क्या होता है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, लार्वा नीचे डूब जाता है, मर जाता है। ये देखिए गरम सूप। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। नहीं देखे हैं गर्मा गर्म अगर करे हुई कुछ बनते रहता है तो दूरिये से नाक लंबा करके पता कर लेते कि अच्छा रही आज कुछ तो स्पेशल बनलो है, चिकन बनलो है। नहीं, ये सब किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो पृष्ठ सॉरी केशिकत्व के कारण होता है, और केशिकत्व में पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा। सब ऐसे ही आपको सीधा सीधा दे देगा कि जो है साबुन डिटर्जेंट आदि से जल का घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है, किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ऐसा ही पूछेगा। तो ये हो गया आपका समाप्त पृष्ठ तनाव। आगे बोलिए। अब आइएगा 8वां चैप्टर में श्यानता में। श्यानता यानी कि विस्कोसिटी बोलते हैं इसको। सबसे पहला क्या है? श्यान बल। श्यान कहता है कि किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। मतलब कोई भी दो द्रव या गैस है ना, उसके बीच में क्या होगा कि ये जो परत होता है वो परत के बीच में अपेक्षिक गति होता है, उस गति का विरोध करने वाला जो घर्षण बल होता है वही श्यान बल कहलाता है। दूसरा है श्यानता यानी कि विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी वही है कि द्रव्य का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। मतलब कोई भी द्रव्य जो होता है, द्रव्य मतलब लिक्विड, उसके बीच में एक लेयर होता है, ठीक ना। भले वो हमको दिखे ना दिखे मगर उस सबके बीच में अणुओं का एक लेयर होता है। उसी अणु के लेयर के बीच में ना जब अपेक्षिक गति का विरोध कोई कर देता है तो वो श्यानता या श्यान बल के रूप में जाना जाता है। अब जो हमको बेहतरीन याद रखना है वो यहाँ से याद रखना है, अगला पेज वाला। क्या क्या याद रखना है? कि श्यानता केवल द्रव और गैस का गुण है। मतलब श्यानता की जो क्रिया होगी वो केवल द्रव और गैस में होगा, ठीक ना। दूसरा, द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होता है। ससंजक बोले तो का एक ही जैसन कि अलग अलग?
जैसा, एक ही जैसा। एक जैसा। हाँ, तो द्रव्यों में श्यानता जो है अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल के कारण होता है। तो याद रखना है कि द्रव्यों में श्यानता किस बल के कारण होती है, तो ससंजक बल के कारण होता है। दूसरा क्या कहता है कि गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होता है। तो हम ये याद रखेंगे कि गैसों में श्यानता किसके कारण होता है, तो अणुओं के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण होता है, स्थानांतरण के कारण होता है। द्रव्य में ससंजक बल के कारण, गैस में अणु के स्थानांतरण के कारण। गैसों में श्यानता द्रव्यों की तुलना में बहुत कम होती है, ठोसों में श्यानता होती नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा श्यानता केकरा में, तो द्रव्य में, ओकर बाद गैस में, ओकर बाद ठोस में। ठीक। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, मतलब अच्छा जो तरल रहेगा ना लिक्विड, ओकर श्यानता विस्कोसिटी एकदम शून्य होगा, याद रखिएगा। फिर कहता है कि ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। अगर ताप बढ़ाइएगा तो कोई मजबूत, मतलब थोड़ा सा चिपचिपा जैसा रहेगा, वो थोड़ा सा पिघल जाएगा, पिघलेगा तो उसको विस्कोसिटी टूट जाएगा, और टूटेगा तो वो क्या होगा, घटेगा ही तरह श्यानता। तो वही कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, परंतु परंतु गैस की श्यानता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर द्रव्य की श्यानता घटती है, गैस की श्यानता बढ़ती है। याद है। हम कुछ मान लीजिए घी, ठीक ना, घी मान लीजिए, घी को आप गर्म कीजिए तो उसका लिक्विडिटी क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि विस्कोसिटी उसका ज़्यादा हो जाएगा, श्यानता घट जाएगा। जितना पतला रहेगा ना उसकी श्यानता उतनी कम, जो जितना गाढ़ा रहेगा उसकी श्यानता उतनी अधिक। आप ऐसे याद रखिएगा, क्या कि पूछता यही है कि निम्न में से किसकी श्यानता सर्वाधिक है या कम है। तो उसमें आपका ज़्यादातर ऑप्शन रहता है दूध का, शहद का, मोम का, और एक को दे देगा, ठीक ना। तो जो जितना गाढ़ा उसकी श्यानता उतनी ज़्यादा। ठीक। अब आगे आइए, कहता है किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है, इसका एसआई मात्रक डेकापाइज होता है। याद रखिएगा, ग्रुप डी में पूछ चुका है। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक डेकापाइज, या फिर इसी को पॉइजली कहते हैं, या फिर पास्कल सेकंड कहते हैं, और इसी को नीटा भी कहते हैं, यानी कि नीटा द्वारा सूचित भी करते हैं। किसको, श्यानता गुणांक को। अब आइए एक करके कुछ कुछ वेग के नाम दे ले हैं। जैसे तो कभी ऐसा कुछ प्रश्न नहीं मिलता है, क्रांतिक वेग से वो प्रश्न मिलता है, फिर भी देख लेते हैं क्या कहता है। सीमांत वेग, सीमांत वेग क्या कहता है कि जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में, मतलब वही विस्कोसिटी वाला में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय बाद नियत वेग से गिरने लगती है। अरे हमको ये बताइए, सीधा सा बात है, यही सब याद रखे वाली चीज़ है। कोई घी के डब्बा है, मतलब बड़का वो जरा में ढेर सारा घी रखा है, तो ये ना ऐसा ना करे लगे कि एक बोतल उठा के लेके चल दिए ना, हम खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक ना। एगो बड़का सा डब्बा है, वो डब्बा में घी रखा है, एकदम थोड़ा गाढ़ा सा घी है, ऊपर से आप कुछ गिराइए ओरा में, कोई सिक्का वगैरह, तो जितना स्पीड से गिरे, ऊपर से गिरेगा ना, तो उसका जो त्वरण रहेगा उस त्वरण से वो निरंतर जाके गिरेगा, गिरेगा, उसके बाद धीरे धीरे देखिएगा वो धीरे धीरे स्लो हो गया। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल एगो पानी ले लीजिए, एक कागज शीशा के गिलास में पानी लीजिएगा, जरा से कि आर पार दिख सके, और पनिया में ना एगो अथी करिएगा, कुछ बोलते हैं सिक्का डालिएगा ऊपर से। आप देखेंगे कि ऊपर से जितना स्पीड से गिरेगा सिक्का ना, नीचे जाते जाते एकदम अस्थिर होता जाएगा, और जैसे जैसे तली में जाते जाते एकदम में अस्थिर हो जाएगा। तो क्या हुआ कि सीमांत वेग क्या होता है, किसी भी वस्तु को श्यान द्रव में गिराई जाए तो उसकी प्रारंभिक वेग जो है वो धीरे धीरे नीचे जाते जाते शून्य या नियत वेग हो जाता है, और वही वेग क्या कहलाता है, सीमांत वेग कहलाता है। कहता है इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर हो जाता है। वस्तु का भार जो होगा सीमांत वेग में क्या होता है, श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होता है। वस्तु का भार उत्प्लावन बल जो नीचे से ऊपर ढकेलता है, उत्प्लावन बल क्या कहता है कि हम थोड़ा ऊपरे भग गए बाओ,
श्यान बल क्या कहता है, नीचे जाने से रोकवाओ। ठीक है, आई जब ये दोनों के बराबर जो होता है ना, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो अकेले वस्तु के भार रहेगा। उत्प्लावन बल प्लस श्यान बल इक्वल टू वस्तु का भार इज नोन एज सीमांत वेग। बात समझ में आ गया। कहता है कि वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग शून्य होता है। क्या कह रहा है, वस्तु पर कार्य करने वाला कोई भी बल उसका योग शून्य होता है। ये डायरेक्टली सीमांत वेग से नहीं, हर जगह पर काम कह रहा है कि वस्तु पर काम करने वाला जो सभी बलों का योग लगाइएगा ना, मान लीजिए कोई गेंदा हम ऊपर से गिरा रहे हैं, उसमें हम लगा दें घर्षण बल, उसमें लगा दें गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें हम और कोई बल लगा दें, सब बल ना धीरे धीरे ना वो जुट जाता है। तभी तो वस्तु जो है गेंद उसके भार के बराबर होता है, तभी तो नीचे आकर के रुकता है, एक नियत वेग से फिर आना शुरू हो जाता है। यानी कि सभ्य के सभ्य मिल करके एगो के रोकने का काम करेगा, तब कहते हैं क्या कि सभी वस्तु पर कार्य करने वाला जो होता है उसके बलों का योग उसके भार के बराबर होता है। कहता है कि सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। ठीक है, यानी कि सीमांत वेग जो है त्रिज्या पर निर्भर करेगा और बड़ी वस्तु अधिक तेज गिरेगा और छोटी वस्तु कम गिरेगा। जो जितना भारी रहेगा उतने तेज से नहीं गिरेगा। मान लीजिए एगो रुआ लीजिए और उतने छोटा एगो पत्थर लीजिए, पहले कौन गिरेगा, रुआ की पत्थर? पत्थर। चलिए आगे कहता है धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो। कहता है द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, धारा रेखीय प्रवाह कहता है। जैसे जैसे जौन नली में जा रहा है वही नली में सब जाते रहेगा, वो धारा रेखीय प्रवाह है। ठीक ना। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल और उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। मान लीजिए कोई जो पाइप है एकदम सीधा है तो सीधा पानी जाएगा। कोई पाइप जो है 1 मीटर सीधा है, आगे चल करके वो हम बैंड लगा दिए तो वहाँ जा कर के सीधे जा कर के वो बैंड में टकराएगा, उसके बाद मुड़ेगा हल्का, तो वहाँ पर जा कर के सभे पनिया ना उधर जाकर मुड़ जाएगा। अब पनिया को छोड़िए ना भाई, हमें बताते हैं। फील्ड में दौड़े जाइए, फील्डवा कैसा रहता है, गोल रहता है, जितना दूर लंबा सीधा रहता है उतना दूर लंबा चलते हैं। जैसे मोड़वा आता है तो सभ्य के स्पीड में कम जाता है, मोड़ा आता है तो क्या होता है, सभ्य के पॉइंट में कम है तो कम है, मगर सभ्य के पॉइंट में कम जाता है, स्पीड कम जाता है ना। इसी तो कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। कि द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें वो एक बिंदु से अगर कोई एगो जा रहा है तो सभ्य के सब वही बिंदु से जाएगा, मगर जैसे ही एगो थोड़ा सा मुड़ेगा तो सभ्य उधरे मुड़ेगा, तो ओकरा में जो कुछ भी कमी या बढ़ोतरी होगा वही तो धारा रेखीय प्रवाह है। काम खत्म। यानी कि किसी भी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल और उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। अब जो सीधा जा रहा है उसके साथ सबका एक समान चाल, मुड़ेगा तो सबका एक समान चाल, फिर सीधा चलेगा सबका एक समान चाल, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। अगला आता है क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी। ये क्या है, तो कहता है धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। अब आप एकदम सीधा पाइप चल रहा होकर जितना स्पीड सबसे अधिकतम स्पीड रहेगा ना वही क्रांतिक वेग है। अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाए। मतलब इतना स्पीड से जो जा रहा है, जीते जीते एकदम उसका एकदम अधिकतम स्पीड के बाद अब हमारा पास दमे न बचे, आप कहेगा ना बप्पा अब ना दौड़वाओ, अब हमरा छोड़ दे, तो जज्जा प्रयोग करेगा ना बप्पा, वज्जे प्रयोग कर क्या हो जाएगा, विक्षुब्ध हो जाएगा। वही वेग तो कर क्रांतिक वेग है। मतलब ये है कि किसी भी वस्तु का वह अधिकतम मान जिसके बाद उसकी स्पीड ना बढ़ सके वो क्रांतिक वेग कहलाता है। अरे अपना गाड़ी में मोटरसाइकिल में 120 किलोमीटर स्पीड रहता है, 120 किलोमीटर के बाद वो बढ़वे न करे, तो बढ़वे न करे तो कर क्रांतिक वेग कितना, 120 से। बात समझ रहे हैं, उसको कहते हैं क्रांतिक वेग। बात समझ गए होंगे, गाड़ी चलाइएगा तब देख लीजिएगा। कहता है आगे कि यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
द्रव का जो प्रवाह है ना उसका वेग क्रांतिक वेग से कम हो, क्रांतिक वेग अधिकतम मान लीजिए कोई गाड़ी 120 पे चल रहा है, ठीक है, 120 पे चल रहा है अधिकतम, आप उसको 100 पे 80 पे चला रहे हैं, तो उसकी चाल किस पर निर्भर करेगा? श्यानता पर। काहे श्यानता पे निर्भर करेगा? श्यानता मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़ा मतलब हमको मिल गया रस्तैया में भीड़ भाड़, तो हमको स्पीडवा तो कम करना पड़ेगा करेगा। बात समझ रहे? कोई एगो 4 लाइन है, वो 4 लाइनवा पे आप 80 के स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, आगे जा कर के मिल गया भीड़, तो आपका 80 से स्पीड आ जाएगा 40 पे। काहे? काहे कि भीड़ मिल गया तो आपका स्पीड कम गया। तो वही क्या हुआ, किस पर निर्भर कर गया आपका वेग? श्यानता पे निर्भर कर गया। मतलब अगर हम कहें द्रव के रूप में, तो द्रव का प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से यानी कि अधिकतम वेग से कम रहे तो उसकी प्रवाह को हम श्यानता कहते हैं, यानी कि वो श्यानता पर निर्भर करता। और वही कह रहे हैं कि यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होगा तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करेगा। अब उसका घनत्व मतलब कि अब आपका गाड़िया कितना, कौन मॉडल के गाड़ी है वो पर निर्भर करेगा। कितना चौड़ा गाड़ी है, कितना चौड़ा चक्का है वो पर निर्भर करेगा कि गाड़ी मेरा कहीं फिसलेगा तो नहीं, हम 80 से ज़्यादा जाएंगे तो ये भी तो डर रहता ना। जैसे कोई हीरो होंडा चलाएगा, स्प्लेंडर, एगो चलाएगा R15, एगो पता नहीं एगो बड़ा मोटा चक्का वाला कोई गाड़ी आया दो चकवा ओरा चलाएगा, तो दो चकवा जो मोटका है ओकरा में फिसलन कम होता है। स्प्लेंडरवा चलाइए ना 60 के बाद चलाइएगा तो गाड़ी अपने से उड़े लगता अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा। तो ये किस पर निर्भर करे लगेगा फिर? अगर क्रांतिक वेग से अधिक आपका प्रवाह हो गया, अधिकतम वेग से ज़्यादा आप जाने लगिएगा, तो आपका घनत्व ज़्यादा पर निर्भर हो जाएगा। फिर किस पर निर्भर कर जाएंगे हम? घनत्व पर निर्भर कर जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु का घनत्व जो है उसके वेग को निर्धारित करता। अब आगे आता है बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय से प्रश्न पूछा जाता है, परिभाषा दे देगा, कहेगा ये कौन सा प्रमेय को निरूपित करता है। तो देखिए क्या कहता है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में, मतलब वही एकदम सीधा सीधा, ठीक ना, धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, क्या समझिएगा, जब कोई आदर्श द्रव मतलब एक जो अच्छा वाला लिक्विड है, मतलब साफ सुथरा, उसमें कोई एक नली पर धारा रेखीय प्रवाह से कोई द्रव बह रहा है, तो उसके प्रत्येक मार्ग पर ना, प्रत्येक मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन, मतलब उस पर जो जितना वॉल्यूम है, आयतन है, वो कुल ऊर्जा का योग नियत होता है। ऊर्जा चाहे उसमें किसी भी प्रकार का हो, चाहे गतिज हो, स्थितिज हो, दाब हो, किसी भी तरह का ऊर्जा हो, वो सभी का योग जो है ना वो नियत होता है। और इसी पर आधारित एक कौन सा है? वेंचुरी मीटर है, जो द्रव की प्रवाह की दर को ज्ञात करता है। तो द्रव की प्रवाह की दर किससे ज्ञात किया जाता है? वेंचुरी मीटर से ज्ञात किया जाता है। और वेंचुरी मीटर किस प्रमेय पे काम करता है? तो बर्नौली प्रमेय पे काम करता है। क्लियर? तो ये 8वां चैप्टर हमारा हो गया समाप्त। अगले क्लास में हमारा होगा प्रत्यास्थता, ठीक है, इलास्टिसिटी, ये सब हल्का फुल्का जाने वाला है। इस समय कोई दम न है चैप्टर में। हम लोगों को दम मिलेगा कहाँ? जब पढ़ेंगे तरंग, तब मिलेगा दम। तरंग में, ध्वनि में, प्रकाश में, ऊष्मा में, इस सब में मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए सभी को बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।